अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ़ से पहले आज के मौज़ूआत का आपसे तारुफ़ करवाते चलें। आज हम बात करेंगे कराची के ऊपर। कराची में ताहाल पानी बहुत सारे इलाकों से नहीं निकल पाया और लोग जो हैं वो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में हैं। और आपको पता है, जब बारिश का पानी इतनी लंबी देर के लिए खड़ा हो जाए तो उसके अंदर इतनी खौफनाक बदबू पैदा हो जाती है जिसके अंदर सांस लेना भी जो है वो एक नामुमकिन सी चीज़ होती है। और बहुत सारे, जब ये घरों में या इस तरह की जगहों के ऊपर घुस जाता है ना ये बारिश का पानी और निकलता नहीं वहाँ से, तो मज़ीद मसाइल पैदा हो जाते हैं। अभी भी कराची की बहुत सारी शाहराहों के ऊपर इस काम को कम से कम 96 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन वो खड़ा है और उसके जो बाकियात हैं अभी तो उन्होंने ज़ाहिर होना है। खैर, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पंजाब के जो गवर्नर साहब हैं जी, वो सामान लेके पहुंचे हैं कराची। अब तकसीम कैसे करेंगे खड़े पानी में, इसका उनको भी खुद अंदाज़ा नहीं है और शायद किसी को भी नहीं अंदाज़ा। तो तस्वीर बनवा लेंगे जी, वो इस काम के बड़े माहिर हैं। तो इसके अलावा इमरान खान साहब को भी आज वो लाहौर में हैं, कल सुना है कि वो कराची जा रहे हैं, तो देखें वो क्या वहाँ पे जाके ऐलान करते हैं। क्योंकि पहले जब उनसे कहा गया कि 160 अरब रुपए का आपने एक प्रोजेक्ट कराची के लिए अनाउंस किया था, तो उसका जवाब शिबली फराज साहब ने किया, साढ़े को ले गई नहीं ऐसी जाइए कि तुम ठीक है। आई मीन इससे ज़्यादा नामकुल जवाब नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया था और उसका तर्जमान कह रहा है कि जी वो तो हमने मजाक किया था, वो तो हमारे पास थे ही नहीं, तो हम कैसे दे दें। और फिर अगली जो उन्होंने बोंगी मारी वो ये थी कि अगर होते भी तो हम पीपल्स पार्टी को ना देते। अरे भाई, आपने पीपल्स पार्टी को थोड़े देने हैं, आपने सिंध हुकूमत को देने हैं, ठीक है। और बहरहाल इसके आगे जो फिक्रा आ रहा है मुंह में वो मैं नहीं कहूँगा। और दूसरा आज का हमारा मौजू होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप पेश हों। अब जाहिर है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बाहर जाने की पिछली दफ़ा इजाज़त दी थी तो उन्होंने जो था साथ में ये कंडीशन लगाई थी कि जी हम इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत का प्रीरोगेटिव होगा कि वो जो है वो उनको उनकी बेल के अंदर या उनके स्टे के अंदर एक्सटेंशन करे, और अगर वो ना करे तो आप वापस आ जाइएगा। ये तो वो वाला केस डिस्पोज ऑफ हो गया था। लेकिन कुछ और मुकदमा जी नैब लेके आ गया और उनके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है। और अब अदालत जो है उन्होंने कहा जी पहले आके मियां नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश हों, ख़ुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ें और फिर हम उसके ऊपर इस पर मज़ीद समात करेंगे। ये हमारे आज के दो मौज़ूआत। और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाते चले। मियां सैफुर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं और हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, हमारे दिन मीडिया ग्रुप लाहौर के ब्यूरो चीफ़। और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, आप दिफाई तजिया निगार हैं। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ़ हैं। लेकिन इन तमाम अहबाब में से किसी के पास भी जाने से पहले हम चलते हैं फ़ारूक सत्तार साहब की तरफ। आप कराची के मेयर रहे हैं और फ़ोन पे ख़ास तौर पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा फ़ारूक भाई, ये बताइएगा कि कराची में ठीक है 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया बारिश का, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि पिछले 3 या 4 साल से हम देख रहे हैं हर दफ़ा बारिश होती है, हर दफ़ा कराची डूबता है। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया जी। और अभी तक लोगों के घरों में पानी है और एक मिजरेबल लाइफ है उनकी, और रियासत दोनों हाथ खड़े करके वहाँ पे खड़ी हो गई है। सरजानी टाउन तो चले, हम जैसे गरीब गुरबा का इलाका था, यहाँ पे डिफेंस और क्लिफ्टन वालों की भी चीखें निकल गई हैं सर। तो आप सर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे के गए थे इस शहर को? देखिए, जो बल्दिया उस्मा कराची या उसका मेयर है, कराची का कुल रकबा या इलाका 3500 किलोमीटर का है, स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से 500 स्क्वायर किलोमीटर तो मेन मरकजी शहर या बिल्डअप एरिया है, और उसमें से 300 किलोमीटर बल्दिया उस्मा कराची की हुदूद में आता है और 200 स्क्वायर किलोमीटर कैंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में।
3000 किलोमीटर जो है वो तो शहर का बिल्डअप एरिया है ही नहीं। अच्छा, अब इस सिचुएशन में 35 इदारे कराची में काम करते हैं जो शहरी उमूर को देखते हैं। एक तो हो गया केएमसी, दूसरे जो है वो डीएमसीज होगी, 6 डीएमसी। तो इसके अलावा जो 38 के करीब 28 के करीब जो इदारे हैं वो वफाक की तहवील में या दायरे कार में काम करते हैं या सूबाई हुकूमत के दायरे कार में काम करते हैं। तो ये बहुत सारे बावर्ची जब एक देख पर लगते हैं तो कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। एक मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल सिटी है ना। तो अब अगर डिफेंस, क्लिफ्टन या कंटोनमेंट एरिया में अब आप जो कुछ देख रहे हैं, क़यामत सुगरा का मंजर है, जिस तरह वहाँ लोगों की करोड़ों का उनका जो सामान था उसका नुकसान हुआ, तबाह हो गया, कारोबारी हजरात का मार्केटों में और लोगों के घरों में जिस तरह पानी घुसा है। तो ये सारी बातें हैं कि इस शहर में कई शहर बसे हुए हैं जो कि अलग अलग अब यानी रिमोट जो है ना वो ऑटो पर चल रहे हैं, उनका कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये तो इसकी एक बीमारी है जो मैंने आइडेंटिफाई की, कि लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल सिटी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि ये सारे इदारे केएमसी के अंडर में आने चाहिए, लेकिन ये इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर आर्टिकल 140A ने कहा कि ये सारे इदारे एलडीए, लियारी डेवलपमेंट, कराची डेवलपमेंट, मली डेवलपमेंट, ये सब केएमसी के अंडर में आने चाहिए। अब ये इदारे जो नहीं आए, कैंटोनमेंट के नहीं आए, केडीए नहीं आया, एलडीए नहीं आया, जो पानी और निकासी आपका फराहमी आप निकासी आप, वो भी पीपल्स पार्टी ने 2013 में जो बल्दियाती कानून बनाया तो वो भी पीपल्स पार्टी ले गई, सूबाई हुकूमत। अच्छा, वो सूबाई हुकूमत ले गई। अच्छा, वो सूबाई हुकूमत ने छीन लिया। ठीक है। टाउन प्लानिंग ले गई, यानी 7-8 बुनियादी मकामी हुकूमत के फंक्शन बल्दियाती इदारों के वो भी ले गई सूबाई हुकूमत। और ये आर्टिकल 140A की सरियन नफी है। तो मेरी एक पिटीशन 4 साल से पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वैलिडली, ड्यूली, वजह तौर पर वसीम अख्तर साहब को आड़े हाथों लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कब जान छोड़ोगे। तो वो बिल्कुल उनकी बात सही है कि भाई ठीक है ये सारे इख्तियारात नहीं थे, पर नाले साफ करने का इख्तियार था। और कोई 20 अरब रुपए आपको 4 साल में तरक्याती मद में मिले और कचरा उठाने का आपका ही इख्तियार था और आप उठा सकते थे और उसके वसाइल आपके पास थे, जो कि आपने ये जिम्मेदारी पूरी ना की। और फिर नालों में जो सीवरेज की लाइन है वो आपने डिस्कनेक्ट ना की, और जो नालों में कचरा जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग ना की कि लोग कचरा ना फेंके। ये 3-4 बुनियादी काम थे और इनके वसाइल भी थे और ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो जी जी ठीक है फारूक भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये तो थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट पे हो गया था। दुनिया भर के अंदर जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं सर, उनका मैनेजमेंट का तरीक़ाकार डिफरेंट होता है, उनकी बजटिंग डिफरेंट होती है, उनकी प्लानिंग डिफरेंट होती है, क्योंकि शहर भी तो एक इंजन ऑफ ग्रोथ होता है ना, जो मुल्क की जीडीपी को लेके चलता है। ये तो हमारा पोर्ट शहर है, हमारा लाडला शहर है, उसके साथ हम जो कर रहे हैं वो एक अलग बात है, जो उसका हशर कर रहे हैं, लेकिन शहर भी तो एक इंजन ऑफ ग्रोथ होता है ना जी जीडीपी का। कराची तो स्पेशल सलूक का मुस्तहिक है और यहाँ पे सूबा या वफाक जो है उसके साथ नॉर्मल सलूक भी करने को तैयार नहीं है सर। तो क्या किया जाए इस पे? देखिए, सौतेली माँ का सलूक तो है ना वाज़े तौर पर कि कराची अरबों हजारों अरब रुपए का टैक्स देता है वफाक को और सूबाई हुकूमत को, और दोनों से मिलाकर कराची को हर साल जो मिलता है वो 30 अरब रुपए, यानी 3000 अरब आप दे रहे हैं तो आपको 30 अरब मिल रहे हैं। उस 30 अरब में आप क्या काम करेंगे? अब इस एतबार से अगर आप देखें तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कुल बजट मिलाकर कोई 10-15 अरब रुपए का होगा या 20 अरब का होगा, और पेंशन मिला लें तो मजीद तो 40 अरब का बजट ले लें आप। केडीए एलडीए सब मिला के आप 20 अरब रख लें। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट 650 अरब रुपए का है, 650 अरब सालाना, और उसमें ये सारे बुनियादी मकामी हुकूमत के उमूर होते हैं। तो पहली बात तो रिसोर्सेज की हो गई, फंडिंग डीएमसी की, केएमसी की और मकामी इदारे केडीएलडी इन सब की।
मिला के कोई 400 500 400 अरब रुपए तो होनी चाहिए ना साल की। तो मैंने यही इसी तरह मैंने समझ, और ये आर्टिकल 160 है मुमकिन है। असल में मरकज और सूबे आपस में सब चीजें तकसीम कर लेते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि अब सूबा दे उनको फंड, और सूबे ने फंड नहीं दिए। वो पीपल्स पार्टी के जो माइंड सेट है सूबाई हुकूमत का, वो तो माजरत के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जमाने से कराची को उसका वो मकाम नहीं मिला, वो उसको हैसियत और वो फंड्स और वो इख्तियारात नहीं मिले। बल्कि पीपल्स पार्टी तो बल्दियाती इंतखाबात कराने की रवादारी नहीं है ना, वो तो उस सतह पे जमहूरियत को ले ही नहीं जाना। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको कराना है, मर्दमशुमारी नहीं कराने के लिए तैयार थी ये बड़ी पार्टियां, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हुआ। तो आप इनकी माइंड सेट को भी सामने रखें। और फिर जो बात आप कह रहे हैं, तो मैंने भी कहा कि एक तो मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल नहीं हो, सारे इदारे एक अम्ब्रेला एक छाते में आने चाहिए, उनकी बाकायदा एक सोर्स ऑफ फंडिंग होनी चाहिए मरकज से और सूबे से भी, और तय और बजटेड हो, और आइन में उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी में ये प्रोविजन है कि मरकज डायरेक्टली कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर छोटे बड़े शहरों को डायरेक्ट फंड कर सकता है। तो एक तो ये रास्ता निकाले आप, ठीक है ना। 140 की जो पिटीशन है वो चल जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे भी मसला बेहतर होगा, ये दोगे। और तीसरा, अब कुछ अच्छे ईमानदार लोगों के हाथ में जिनकी रेपुटेशन है, जैसे मुस्लिम हानी एक वाटर कमीशन बना था, देखिए उनकी रेपुटेशन अबव बोर्ड है, बहुत अच्छी रेप, और उन्होंने कुछ सुप्रीम हुकूमत सिंध से काम भी करवाए कराची में। कुछ उन्होंने जो जिसे कहते हैं कि पंपिंग स्टेशन नहीं थे वो उन्होंने लगवाए, मुख्तलिफ जो वाटर बल्क सप्लाई में, बहुत अच्छा काम। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्लिम हानी साहब को ले लें और कुछ 10-12 सियासी लोग, सारी जमातों के जो यानी 5 बड़ी जमातें हैं, PTI, MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PMLN को भी अगर शामिल कर लें और एक दो और भी ले लें, तो इन सब के, जैसे नईमुर रहमान जमात इस्लामी के हैं, मोहम्मद जुबैर PMLN के हैं, मुर्तज़ा वहाब जो है वो पीपल्स पार्टी के, फिर मुझे मुस्तफ़ा कमाल को अगर लेना चाहें, और इसी तरीके से फ़हीम उज़्ज़मा और नजीब हारून बहुत अच्छे अर्बन प्लानर और इंजीनियर हैं, PTI के जो MNA हैं, तनख्वाह भी नहीं लेते हैं और माशाल्लाह उनका एक अच्छा नाम। तो ये, और इसी तरह कुछ सनतकार डाल दें, कुछ अर्बन प्लानर इंजीनियर डाल दें, तो मैं समझता हूँ कि 20-25 लोगों का कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, ये आर्टिकल 149(4) के तहत लेजिस्लेशन हो जाए मरकज में, सूबे में और कौमी असेंबली में। तो ये मेरे नजर में वो हल है कि जब 300-400 अरब मिलेंगे तो वो खर्च कैसे होंगे, ईमानदारी और शफाफियत कैसे आएगी, उसमें करप्शन कम से कम कैसे होगी। इन चीज़ों के लिए आपको कुछ कराची के ऐसे लोग चाहिए जो कि मुश्तरका तौर पर कराची को ओनरशिप दें, मतलब है कि अपनी जो सियासी वाबस्तगी है उससे बालातर हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार साहब, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से वक्त दिया हमें और आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बाकी मेहमानों की तरफ चलते हैं जी। और फ़ारूक सत्तार साहब थे अभी, मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ। ज़ाहिर है कि वो अपनी तरफ तो बात नहीं आने देंगे और बहुत सी तजावीज़ भी दे रहे हैं। तजावीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी दी हैं, और मेरा मतलब है कि आज भी देखिए ना, 96 घंटे बाद भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्यों नहीं घुस पा रहे। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे पानी निकले तो वो जाए ना, वहाँ नेचुरली पानी नहीं निकल पा रहा सर। स्टेट की पूरी मशीनरी जो है, क्या करे सर रियासत। देखें, पहले तो जो कुदरती आफात होती हैं वो इंसान की दस्तरस से अक्सर बाहर होती हैं, लेकिन ये है कि उसकी मनसूबा बंदी होती है। बहुत से बड़े ममालिक में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेटअप होते हैं, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई मरकज़ी सेटअप ना भी हो तो मुकामी सतह पे हुकूमतों का जो निज़ाम होता है, मुकामी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, ठीक है, उनके पास ऐसा पैराफर्नेलिया होता है, प्लानिंग होती है। जैसे मैंने आपके 2-3 प्रोग्राम्स में पहले भी कहा कि दुनिया के बहुत से ममालिक में, और अब भी वो बड़ा एक फॉल सिस्टम चल रहा है, 2-3-4 ऐसे महकमे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, O&M, वेज एंड मीन्स, जो रास्ते ढूंढता है कि आगे हमें क्या क्राइसिस आ सकता है, या क्राइसिस सिनेरियो बनाता है वो कि बहरान क्या आने वाला है, इस साइक्लोन जन्म ले रहा है, वेदर कंडीशन जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में ये बन रही हैं, ख़ित्ते में ये बन रही हैं, अगर कराची के जो ज़ेरे आब आने के जो इम्कानात हैं उससे किस तरह निपटा जाएगा।
और आगे बिजली का निज़ाम कैसे होगा। देखे ना, बड़ी कसम पुरसी की आलम है वहाँ, वाक़ईतन बड़े बड़ी अच्छी लोकेलिटीज़ के लोग जो हमसे बराह रास्त राब्ते में हैं। अब मैं बल्कि सोच रहा था कि मसलन अगर 40 घंटे से या 60-70 घंटे से बिजली नहीं आई, तो घर में मरीज़, कोई शुगर का ही मरीज़ अब तो होता है, 72 घंटे से भी ज्यादा वो हो तो आप, हाँ जी, वो 72 घंटे से भी ज़्यादा। अब अगर शुगर का मरीज़, उसकी इंसुलिन पड़ी है फ्रिज में, वो भी गई। सही। यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनको रेफ्रिजरेट तक नहीं आप कर सकते। पूरा ज़िंदगी के मामूलात धर्म भरम हुए, फिर इतना बड़ा हंसता बसता शहर। तो आपने उसके लिए कोई बाकायदा, मैं समझता हूँ कि जब आप तसलसल के साथ एक गवर्नेंस का निज़ाम रीवैम्प करते जाएंगे, तो साथ साथ आप कोई मुमकिन हद तक, मैं समझता हूँ कुदरती आफत कितनी भी बड़ी हो, सही, उसको 20%, 30%, 40% मैनेज करने की पोजीशन में आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ तो आप 100% फेल हुए, 100% फेल 100% फेल हुए। ब्रिगेड साहब, हमें बताया गया था कि DHA और बैरिया टाउन और कैंटोनमेंट्स के बड़े अच्छे इंतजाम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी उतने ही बुरे थे जितने सरजानी टाउन के थे, और अभी तक वहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक भी हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है या एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जिससे हम कर सकें। करें क्या? हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है सर। बहुत नवाजिश रईस साहब, आपने प्रोग्राम में शामिल किया और आपकी ऑब्जर्वेशन 100% सही है कि पूरे कराची में ऐसे लगता है कि कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर ये हालात ना अभी तक मौजूद हों, और इसमें DHA, बैरिया टाउन वगैरह सब कुछ शामिल है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये बारिश को इतनी अनप्रेसिडेंटेड थी और इतनी गैर मामूली थी कि इन लोगों के बस से बाहर है। मगर बहरहाल जैसी भी आफत हो, अगर गवर्नेंस सही है, आपकी प्लानिंग ठीक है, आपकी तैयारी ठीक है, तो आपको हर किस्म की आफात के साथ निपटने की आप में सलाहियत होनी चाहिए। और ये सलाहियत जो है ये लोकल गवर्नमेंट से लेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट तक जानी चाहिए। अब मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम इस पे बात करें कि भाई अब हुआ क्या और अभी तक पानी खड़ा है, हमें अब ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए, इससे निकलना कैसे चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसके तो एक 2 pronged अप्रोच होनी चाहिए। पहली प्रॉन्ग में तो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं ये मिलकर फंड्स जनरेट करें, और ये फंड्स जो हैं इतने वाफिर मिकदार में होने चाहिए कि कराची के जितने भी मामलात हैं या जितने भी उसके इश्यूज हैं उन सब को वो डील कर सके और उनको रेक्टिफाई कर सके और उनको दुरुस्त कर सके, और कॉन्टीन्यूस बेसिस के ऊपर ये फंड मिलने चाहिए। दूसरी बात यह है, उसको एक जर्मन का मुहावरा है, अगर आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो उसका वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ एवरीथिंग, कि अगर आप सही तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं तो फिर आपको फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि हमारे पास एक ऐसी एक इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि इन तमाम चीज़ों के साथ डील कर सके। उसके पास ना सिर्फ ये कि रिसोर्सेज हों, उसके पास फंडिंग हो, उसके पास एक्सपर्टीज़ हो। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास होने चाहिए टाउन प्लानर्स, अर्बन प्लानर्स, मेगा सिटी प्लानर्स, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स, कंस्ट्रक्शन टीम्स, और उसके अंदर जब आप ये सब चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो साथ आप रेप्स भी लाएं सिविल सोसाइटी में से भी। तो एक तो ये आपके पास फंड्स आ जाए फेडरल और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आ जाए जो कि इस जो प्लान बनाती है हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हो, और इसको सुपरवाइज करें आपके ज़ाहिर बात है पॉलिटिशियंस जो हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करें। यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के बस की बात नहीं है कि वो सारे मामले को दुरुस्त करें। इसके लिए हमें प्रोफेशनल लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनकी मदद हासिल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये हो सकता है कि अगर लोकल गवर्नमेंट हो, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो नीचे लोकल लेवल तक, वो बताएं कि हमारे मसाइल क्या हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस टीम को, वो उसका हल निकाले, उसका सारा वो जैसे PC1 कहते हैं वो बनाए, पैसे ले और उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसको जो है सुपरवाइज जो है वो बेशक लोकल गवर्नमेंट करे और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिलकर करें, तो तभी जाए कि मामला हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। आप फरमा रहे हैं कि एक स्पेशलाइज्ड इंतजामी यूनिट होना चाहिए इस तरह के मेगा सिटीज का, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप कोई इंटरनेशनल कंपनी को आप हायर करें, कोई मल्टीनेशनल कंपनी लें
जो कि एक्सपर्ट हो मेगा सिटी डेवलपिंग में, अर्बन डेवलपमेंट में, सही, उसको आप ये टास्क दें और बिल्कुल उनके ठीक है, साथ आप ऐसे लोग लगाएं जो कि काबिल एतबार हों। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है और सही, उनसे ये काम करवाएं, प्योर बिल्कुल ठीक है, प्रोफेशनल्स से आप ये काम करवाएं। ये ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिशियंस हैं और ये लोकल पॉलिटिक्स में और हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आके ये सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा और सब एफर्ट ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, आप फेयर एक्सपर्ट्स को इनफ, बुलाएं, बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट जो है उसको, जैसे हम इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हम कहते हैं कि गवर्नमेंट उसको एंड स्टेट दे, डिजायर्ड एंड स्टेट, कि जब आपका ये सही, काम खत्म हो तो मैं ये चाहता हूं कि कराची में निकास से आपका पानी जो सिस्टम है वो दुरुस्त हो, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मुकम्मल हो, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल हो, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हो गए हों। तो ये जब आप 4 5 6 बड़े आप उनको हाउसिंग के इश्यूज रिजॉल्व हो गए हों, तो आप ये 5 6 एंड स्टेट्स उनको देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। फिर उनको बोलें कि आप इन तक पहुंचने के लिए अपने प्लान्स बनाएं और उन प्लान्स को फंड करने के लिए आप हमारे पास आए, हम आपको फंडिंग देंगे और आप उनको इम्प्लीमेंट करें एक टाइम ठीक, लिमिट के अंदर। तो ठीक, ऑर्गेनाइज करेंगे तो तभी होगा, वरना खाली बातचीत और बिल्कुल दौरे ठीक है, करने से और बिल्कुल ठीक, सियासत करने बिल्कुल से ठीक, मेरे ख्याल में कराची का कोई मसला हल नहीं होगा। और ये कोई बहुत हाल नहीं होगा, किसी ने कहा कि एक सिक्योरिटी इशू है रईस साहब, कि एब्सोल्युटली, अगर हमारा इकोनॉमिक हब जो है पाकिस्तान का वो खुदा ना खास्ता डिरेल हो जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आएगा इसका। बिल्कुल ठीक, फेयर इनफ। भट्टी साहब, अरसलान भट्टी साहब, अब आपको पता है कि विजनरी जो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फरमाया था कि टूरिज़म जो है वो बहाल कर दिया जाए, और उन्होंने कोरोना जो था वो ख़त्म जब किया था तो टूरिज़म बहाल किया था। पता नहीं कहाँ कहीं पे और बहाल हुआ या नहीं हुआ, कराची में हो गया। वो बेचारे जिनके घरों में 8-8 फीट पानी खड़ा हुआ है ना, वो आके होटलों में सोए हैं, और कोरोना की वजह से बंद जो होटल थे वो 100% ऑक्यूपेंसी पे चले गए हैं। मियां सैफुर रहमान साहब, जी जी जी, 100% ऑक्यूपेंसी पे वो होटल चले गए हैं। और वो रेट्स भी वो सुना है कोई अच्छे खासे, वो उन्होंने बहुत ज्यादा डबल चार्ज कर रहे हैं, डबल से भी ज्यादा डबल चार्ज कर रहे हैं जी। और आप अंदाजा करें उन लोगों की मजबूरी का, लेकिन देखिए अब विजन है उनका। अब भी आपने मुझे बताया था ये कि वेल्थ क्रिएशन है, हाँ, ये शायद wealth यही वो कहते हैं। अब देखिए उन्होंने कहा था मैं कल जा रहा हूं, लेकिन आपने मुझे बताया कि जी वज़ीर आज़म साहब कल जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे अखबार में खबर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जा रहे थे वो 2 दिनों के बाद, उन्होंने कहा मैं 2 दिनों के बाद जाऊंगा और खुद जाके हालात का जायजा लूंगा। इन्ने सारे इदारे जेडे नहीं ये बंद कर दियो, फिर जिन्होंने दसना होंगे वज़ीर आज़म को कि क्यों की हो रहा है वो बंद कर दिए फिर। साहब पहले तो ये है कि ब्रिगेडियर साहब के साथ ना बड़ी मुदबाना किस्म से मैं जो है ना उनको इल्तमास ये है कि पहिया याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सारा कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियर हमारे पास है, मौजूद हैं, हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियर मौजूद हैं और बड़ी मोटी तनख्वाहों पे वो काम कर रहे हैं। मामला ये है कि अगर थोड़ी सी कोई एक ऐसा, हमें बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने अपना कूड़ा उठाने के लिए टर्किश कंपनियां इन्वॉल्व कर ली, हमने ट्रांसपोर्ट के लिए टर्किश कंपनियां हम ले आए, चाइनीज़ कंपनियां ले आए, हमारे से एक ट्रेन भी नहीं चल रही। मामला ये है कि अगर हमने अभी भी यही हाल करना है जो 1947 से पहले था, तो फिर मुल्क ठेके पे दे दें। बात यह है कि जो हम लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाकी लोग हैं, वो क्यों काम नहीं कर रहे, उनका क्या जिम्मेदारी है मुझे बता दीजिए। अगर मेयर ने वो पैसे खाने हैं तो मेयर के ऊपर कोई चेक बैलेंस है? नहीं है। उसके ऊपर ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं, वो उसरा नहीं कर रहा, तो क्या कमी है ब्यूरोक्रेट्स की? बात यह है कि हमने अपने कौम के मोहसिनों के साथ जो सलूक किया हुआ है वो हमारी तारीख में लिखा हुआ है, सारा कुछ है, हम लोग किसी से बाज नहीं आते हैं। अब मसला ये है कि कराची में अगर अर्बन प्लानिंग है या मेगा सिटी प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, तो जो वहाँ पे कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, कराची के और लोग हैं, जो अभी फारूक सत्तार साहब बोल रहे थे कि 300 जो मुरबा किलोमीटर है वो कराची की बल्दिया की जिम्मेदारी है। क्या उस सिर्फ 300 मुरबा किलोमीटर के अंदर सारा कुछ ठीक है? नहीं ठीक है। तो क्या जो 200 जो दूसरी तरफ है वो ठीक है, या 3000 जो वफाक के अंडर आती है या दूसरे महकमों के अंडर है वो ठीक है? पहले ये तो गेज कर लें, फिर उसके बाद जितने महकमे के लोग हैं जो जिनकी जिम्मेदारी है कि जो नाले वाले लोग हैं, जिन्होंने नाले सीधे करने थे, नाले सफाई करने थे, नाले साफ रखने थे ताकि बारिश आएगी। 2010 में पंजाब में बारिश आई, हमने देखा कि शहबाज शरीफ एक टांग पर रात के 2 बजे भी वो हेलीकॉप्टर लेके फिर रहे होते थे, सारा कुछ करते थे। रात में से हेलीकॉप्टर उड़ता ही नहीं है? नहीं उड़ता है जी, उड़ता है, उड़ता है। फौजी हेलीकॉप्टर जो है जी वो रात को उड़ जाता है, वो उड़ा लेते हैं। थोड़ी जो नज़दीक होता है ना, जिस तरह आपने एड देनी होती है या आपने अगर वो कोई चीज़ें सर्विसेज देनी हो, उसमें हम ट्रैवल करते रहे रात को,
अच्छा, हम वैसे दिन को लंबी करते फ्लाइट थे। नहीं लेते रात को, हम वैसे दिन नहीं को लेते। कर देते, ये रात दिन में और रात में वो उनका टाइम होता है जी कि मगरिब से कुछ आसपास वो कर लेते हैं थोड़ी सी फ्लाइट। वहाँ पे फ्लाइट्स भी होती थी, सारा कुछ होता था। कराची का मामला रईस साहब, मैं ये बताऊँ आपको कहूँगा कि कराची ना लावारिस की तरह हो गया बिल्कुल, उसका वाली वारिस कोई नहीं है। मुत्तहिदा ने उसको खूब निचोड़ा, पीपल्स पार्टी ने निचोड़ लिया उसको बिल्कुल, बल्कि वो क्या कहते हैं, वो जो भी है वो अजीब सही लफ्ज़ है, छोड़ें। मामला ये है जी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बंदे मौजूद हैं, स्पेशलाइज्ड बंदे मौजूद हैं, ज़रा सा उनको सख्ती करने की ज़रूरत है। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर या एक ऐसा बंदा जो उनको मैनेजमेंट बेहतर कर दे और उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर कर दे, कराची का मामला हल हो सकता है। रही बात पैसों की बात, तो मुझे बताइए किस बंदे का ईमान नहीं डोलता पैसे देख के? वो इंसान ही नहीं है जिसका ईमान ना डोले इस तरह एकदम से। डोल जाता है। आप जितना मर्जी बड़ा बंदा ले आए, उस अदालती सर्टिफिकेट वाला सादिक अमीन होगा, उसका भी एक दफ़ा डोलेगा पैसे देख के। लेकिन उसका हल है कि अगर चले 10 रुपए में से 8 रुपए भी लगे हों या चले 5 भी लगे हों, तो कराची बोले तो सही ना जी कि हाँ जी मेरे पे पैसे लगे हैं। या तो 10 रुपए के 10 रुपए ही खाए गए हैं। आप सिंपल ये कर दें कि कराची की मैनेजमेंट बेहतर कर दें, उससे सिर्फ ये करें कि अगर वहाँ पे नहीं ठीक हो रहा तो यहाँ पंजाब से उधार ले लें, बल्कि केपी से ले लें, 8 साल वहाँ पे हुकूमत, 9 साल है वहाँ, तो मसला ही कोई नहीं आता, उनसे ले लें, विफाक से ले लें। आप बाहर से बंदे लेने के बजाय अपने बंदों पर रिलाय करें, क्योंकि जो मसला मेरे इलाके का है वो मैं समझता हूँ, वो इंग्लैंड से या लंदन से आके किसी बंदे ने नहीं समझना। हमें कराची पोर्ट सिटी जितने स्टडीज मौजूद है इंटरनेट पे मौजूद है, आप उन्हीं से सबक ले लें। अगर बॉम्बे हमारे साथ है, हम साया है, उसका देख लें उन्होंने किस तरह उसका मसला हल किया, उस तरह कर लें। नहीं होता कोपेनहेगन का ले लें, वो भी पोर्ट सिटी है, उन्होंने अपने पानी का मसला कैसे हल किया। वीनस भी डूबा है पिछले दिनों जब बारिशें हुई हैं, लेकिन उन्होंने पानी घरों के अंदर नहीं जाने दिया, इतना उन्होंने रोका उसको किसी भी तरह। हमारे तो डीप वाटरिंग पंप्स जो थे वो पानी खींचने की मशीनें बना ली गई और लोगों के घरों में लगे हुए हैं कराची में, जो मुफ्त में मिले थे वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से और मुख्तलिफ एनजीओ ने दिए थे कराची के लोगों को, बल्दिया को दिए थे, वो तो उधर चले गए हैं। सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी ईमानदारी अगर हम अपने ये समझ लें कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, 20% नहीं जी 10% दे दें, 90% बिल्कुल बेईमानी कर लें, 10% भी दे दें, कराची का मामला हल हो जाता है। कराची का मामला हल हो जाएगा। कराची के मौजू पे काफ़ी ज़्यादा दुख अंगेज़ गुफ्तगू की है। अब अगले मौजू की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको हिकमत पर फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज अदालत ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर स्टे करना चाहते हैं तो उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए। अब ज़ाहिर है पहले जो वो बाहर गए थे तो उस मामले में इसी अदालत ने उनका केस डिस्पोज ऑफ कर दिया था और कहा था कि जनाब आपकी बाहर रहने की इजाज़त देने की जिम्मेदारी अब सूबाई हुकूमत पर होगी। अगर सूबाई हुकूमत आपको इजाज़त ना दे और आपको मज़ीद रहने की ज़रूरत हो तो फिर आप दोबारा हमारे पास आ जाइएगा। भट्टी साहब बताइएगा, कुछ यूँ ही मामला? जी साहब बिल्कुल इसी तरह है कि मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी के ऊपर जो है वो काफ़ी मसले मसाइल आए, फिर उनको कहा गया कि जी आप वफाक से रब्ता करें। वफाक ने कहा जी कि नहीं, आपका जो भी आपने जाना है, चूँकि आप सूबाई हुकूमत के उसमें जेल में हैं, उसके कहने उसके उस केस में, यानी जो कि सूबाई हुकूमत यानी पंजाब के अंदर चल रहा है, तो आप वहीं पर जाएँ। फिर पंजाब हुकूमत ने उनको जो है वो कहा कि जी आप जा सकते हैं, लेकिन इन शराइत पर। उसमें एक एफिडेविट भी सामने आ गया, बयान अल्फी जिसको हम कहते हैं, जो मियाँ शहबाज शरीफ ने लिख के दिया कि जी वो जिम्मेदारी है उनकी। जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों की होती है, किसी शख्स की नहीं हुआ करती। चूँकि जो फैसले आते हैं, कोई भी फैसला है, वो अदालती फैसला है, कोई ब्यूरोक्रेटिक फैसला है, वो मियाँ सफ़र रहमान साहब मुझे अगर गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, वो फैसला एज अ रियासत के तौर पर लिया जाता है या एज अ होल लिया जाता है, ठीक है ना। वो एक अगर डीजीएलडी फर्द का नहीं होता, फर्द का नहीं है। अगर एक मिनिस्टर का फैसला दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट का फैसला है, अगर वो किसी ब्यूरोक्रेट का फैसला दैट मीन्स कि उस महकमे का फैसला है वो। तो ये जो इसका फैसला हुआ है मियाँ नवाज शरीफ का जी कि वो 10 को अपीयर हों हर सूरत, वरना हम उनको। अब मामला क्या है जी कि मामला ये है कि हुकूमत अपने आप पड़ी हुई है, हुकूमत से कुछ हो नहीं रहा, तो वो उन्होंने कहा जी कि कौम जो है किस तरह 10 को भी उनके वारंट जारी होंगे, जब वारंट पे भी नहीं आएंगे तो फिर उनको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाएगा, दिया जाएगा जी, ठीक है ना जी जी जी। तो 2 मराहल तो ले लिए ना पीएमएलएन ने। जी जी जी। बात मसला ये है जी कि वो बार बार यही कह रहे हैं जी कि जो ही उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा वो बिल्कुल वापस तशरीफ लाएंगे। देखिए जो सियासतदान है ना रईस साहब, इनके बड़े मसाइल हैं अंदर, इनके बड़े सारे गुंजल होते हैं,
इनके राब्ता अगर मेरे साथ है तो आपके साथ भी है, हम दोनों के साथ है तो सैफुर रहमान साहब के साथ भी है, हम तीनों के साथ है तो कई जगह चौथी जगह भी वो झक मार रहे हैं, पांचवी जगह भी है, छठी जगह पे भी है। ये A to Z इनका काम चल रहा था। IBC 26-27 जगह पे इनके राब्ते हो रहे होते हैं। अब उसमें से कौन सा राब्ता किस वक्त यूज करना है ये वो सियासतदान ही बेहतर जानता है कि मैंने कौन सा सोर्स या कौन सा बंदा उस वक्त यूज करना है। बिल्कुल ठीक अब है। यही काम हो रहा है कि उनको कहा जा रहा है जी कि आप वापस आए किसी भी तरह, चूंकि हुकूमत को यकदम सोए हुए रात को सुबह ख्याल आया 2 बजे कि जनाब उनको वापस बुलाएंगे तो आपका जो है ना हुकूमत वो बड़ी स्मूथ सेलिंग हो जाएगी। स्मूथ सेलिंग तो वैसे ही हो जाएगी, कराची में पानी में डूबा हुआ मुल्क पूरा सैलाब के में तो ऊपर कश्ती डालें तो स्मूथ सेलिंग हो जाएगी। ज़हीम कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, PMLN के अहम रहनुमाओं में आपका शुमार होता है। कादरी साहब ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए, जब तक वो चुप के बैठे रहे उस वक्त तक हुकूमत को कोई मसला नहीं हुआ। जैसे ही उनके हवाले से बोलते उनको अब भी नहीं सुना गया वैसे बाय द वे किसी मीडिया के ऊपर, लेकिन जैसे ही उनके हवाले से ये खबरें चलवाई गई या चलाई गई कि उन्होंने फजलुर रहमान साहब को फ़ोन किया है, उन्होंने बिलावल को फ़ोन किया है, उन्होंने जरदारी साहब की खैरियत दरियाफ्त की है, हुकूमत एक्टिव हो गई। अब दोनों तरफ से हुकूमत का ये ख्याल है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाए, उनका मकू ठापे, जिस तरह उन्हें पहले जेल में तुना था उस तरह तुन दे, और यूं अपोजिशन की जो है वो उसमें से हवा निकाल दे, जो भी वो हुकूमत को डरा रहे हैं बहुबिला दिखा के। और दूसरी तरफ PMLN का भी तो इम्तिहान है ना कि सर अगर मियाँ साहब आए और पार्टी कोई इम्पैक्ट क्रिएट ना कर पाई और पुल के ऊपर ही शहबाज शरीफ साहब जुलूस लेके घूमते रहे तो पार्टी की पॉलिटिक्स भी गई। सर ये बिल्कुल दुरुस्त आपने ये जो एनालिसिस किया ना भाई आपने, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत मियां नवाज शरीफ की एक तस्वीर की मार है। एक तस्वीर छपते ही जो खलबली हुकूमत की सफ में मचती है वो दीदनी हुआ करती है। और सिर्फ ये है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जबकि इनको कानूनी और आईनी तौर पर मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वहाँ से लाने की कोई एक कानूनी अहलियत नहीं रखते और खुद कहते हैं कि मैं बड़ा वलायत पर हूँ सारी जिंदगी और मैंने पता नहीं कौन सी तोप चलाई है वहाँ, तो इनको कानून का ही नहीं पता कि वहाँ से लाना इनके लिए नामुमकिनात में से है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूके गवर्नमेंट ने, बरतानवी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान का रीपैट्रिएशन का जो लेटर गया था उसका जवाब ही नहीं देना मुनासिब ख्याल किया, जवाब ही नहीं दिया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उसके ऊपर। जी कंटिन्यू कीजिएगा। ये है ना, सिर्फ ये इनको मालूम है सब कुछ, और ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है, ये चाय के कप में तूफान बपा क्यों किया जा रहा है कि सिर्फ लोगों की नजर उस महंगाई, उस बेरोजगारी, उस बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, चोर बाजारी और इनकी अपनी डकैतियों से हटी रहे, लोग अपनी तकलीफ भूल जाए और टेलीविजन के 26 चैनल मियां नवाज शरीफ की वापसी का है वो जो डॉलर उन्होंने डाला है उस पर बात करते रहे। मैं आपके जरिए और आपसे भी खास तौर पर बहुत ज्यादा आपका प्रोग्राम देखा जाता है। सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अपने छुपने की एक तहवील उन्होंने जो है ये रखी हुई है और ये फौजी हाथ इनको कहीं लेके नहीं जाएंगी। इमरान खान साहब का अब अपना वक्त आ गया जेल में जाने का, ये लोगों को जेलों में डालने की बात भूल गए। अब बुजदार साहब ने जेल जाना है, अब परवेज खटक ने जेल जाना है, अब कियानी साहब ने जेल जाना है, अब मालम जब्बा वालों ने जेल जाना है, अब हेलीकॉप्टर वालों ने जेल जाना है, अब मेट्रो जिसको जंगला बस कहते थे उन्होंने जेल जाना है, पिशावर मेट्रो वालों ने। तो अब लाइन बड़ी लंबी है मेरे भाई। अब खुसरो बख्तियार ने जेल जाना है, अब उनके जेल जाने की बात करें, लोगों को जेलों में डालना भूल गए। और मैं सिर्फ ये आपसे इंतजार करना चाहता हूँ कि ये इन्होंने आईवॉश दिया है, ये चश्म पोशी करवाना चाहते हैं कौम की। लोग मर रहे हैं सड़कों पे। रही साहब आज जो हाल है गरीब का आप सोच नहीं सकते, सबसिस्टेंस लेवल के नीचे मिडिल क्लास भी चला गया है। अब 1.5-2 लाख रुपए में उसका गुजारा नहीं होता महीने का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चलिए ये दूसरा मौजू है, हम उस पर आपको फिर जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, टाइम कम था इसलिए शाहजी माजरत। ब्रिगेड साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेड साहब देखिए, अगर हुकूमत कहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने से हमारा एहतसाब का बयानिया जो था वो कमज़ोर हुआ, लेकिन अगर हम कौमी महाज के ऊपर देखें
तो हुकूमत का सिर्फ एहतसाब का बयान ही नाकाम नहीं हुआ, हुकूमत तो हर फ्रंट पे हमें नाकाम नज़र आती है। लोनिंग, आप बोरोइंग देख लें, वो भी पाकिस्तान की 72 साल तारीख में उतनी बोरोइंग नहीं हुई। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेपिडेशन देख लें, जो तबाह बर्बादी हो रही है, आप अपने घर से निकलिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर की सामने वाली सड़क जो है उसको गुज़िश्ता 2 सालों से किसी ने मेंटेन करने वाले ने टच नहीं किया, मतलब हर तरीके से। तो डू यू फील कि इवन तमाम लोग उन मसाइल के अंदर फंसे रहें, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाए और वापस आके तो ज़ाहिर है उन्होंने जेल ही जाना है और जेल चला जाए, तो क्या लोग ये वाला चीज़ इस पे सेटिस्फाई होंगे, हैप्पी होंगे कि मियाँ के अंदर गया है ना जी? मेरे ख्याल में आप जो बात कर रहे हैं और जो आपके पहले मेहमान बात कर रहे थे शायद टेलीफोन पे, मैं तो दोनों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो इशू है और पीटीआई गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनका आपस में कोई रबत नहीं है, ना एक दूसरे के ऊपर कोई ये डिपेंडेंट है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक कानूनी इशू है, कोर्ट में है, और ये मुस्लिम लीग की और पीपल्स पार्टी दोनों पार्टियों की ये एक खासियत है कि जितने भी कानूनी इनके इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ये उनको सियासी तौर पर लड़ने की कोशिश करते हैं। अब आपने जितनी बात की और आपके मेहमान ने जितनी बात की, उसमें मियाँ साहब की करप्शन का आपने जिक्र किया। असल केस तो उनकी करप्शन का साबित नहीं हुई ब्रिगेडियर साहब। असल केस ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ये नहीं सर, साबित नहीं हुई। अब 3 साल सर आपने करप्शन कर लिया, अब माफी दे दीजिए सर, ऐसे ना करें। करप्शन किसी फोरम पे साबित नहीं हुई सर। दूसरी बात उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कानून और इंसाफ और कानून जो है, क्या वो हर शख्स, हर पाकिस्तानी के लिए एक बराबर है? कि मियाँ साहब के लिए अलग है और बिल्कुल आम आदमी के लिए अलग है? यही सवाल आजकल सर लोग पूछ रहे हैं, फिर मैं अगली बात बोल नहीं सकता किसके बारे में पूछ रहे हैं, यही सवाल आजकल लोग पूछ रहे हैं सर। पूछे, ठीक है, जरूर इस मामले को क्लोज रहने दें, ना करें। आप बात करना चाह रहे हैं कि कोई अगर किसी वर्दी वाले के ऊपर लागू नहीं हो रहा तो उसके ऊपर भी लागू होना चाहिए, मैं कह देता हूँ आपके लिए। नहीं सर, ऐसा मसला नहीं है इसमें, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात यह है कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत दुरुस्त नहीं हो जाती तो उस वक्त तक क्या इंसाफ और कानून जो है वो ऑन होल्ड रहेंगे, पॉज हो जाएगा वहां पे? बीसीआर है कि अभी पॉज करते हैं जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। देखें, हम दोनों चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं, और अगर वो अदालत में गए हैं कि जी उनको आप वापस बुलाया जाए या जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए, तो उसमें क्या गलत बात है? बिल्कुल ठीक अगर है। उनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर करने के लिए अदालत ने कोई अपना हुक्म जारी किया है तो वो तो अदालत ने किया है, बिल्कुल ठीक, हुकूमत ने तो नहीं किया है। हम उस पे नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पे बात कर रहे हैं कि हम हर चीज को उसके सही पैराए में हम देखें। जी बिल्कुल ठीक। मियां साहब का एक इशू है, उनको सजा हो चुकी है, जैसे भी वो बाहर गए हैं वो हम उस पर बहस नहीं करते, वो वहाँ पर बिल्कुल खैरियत से नजर आते हैं उस पर। दूसरी बात यह है कि वो इतने बीमार हैं तो वो फिर सियासत में हिस्सा क्यों ले रहे हैं, टेलीफोन क्यों कर रहे हैं, सियासी बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो इतने बीमार थे कि पूरे पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं हो सकता था? तो ये 40 साल जो ये दोनों भाई यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत करते रहे हैं, एक भी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी ऐसी नहीं बनी जिसमें इनका इलाज हो सके। ठीक है, तो आपसे यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें दोनों इश्यूज को रिजॉल्व मतलब मिक्स अप नहीं करना चाहिए। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप जरूर उसको मुर्द इल्जाम ठहराएं, उसको जरूर आप तनकीद का निशाना बनाएं, मगर उसका मियां साहब आपका ख्याल है? वैसे मेरा सवाल जो था वो कुछ और था, आप किसी और तरफ ले गए। मैं तो सिर्फ उसके ना अदालती या ना मेडिकल की तरफ जाना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ जाना चाह रहा था उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की तरफ कि वो PMLN के लिए क्या हो सकते हैं और उनके लिए क्या हो सकते हैं, आते हैं नहीं आते, ये अदालत का काम है सर। हम तो इसके ऊपर, अदालत के मामले के ऊपर तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि वक्त चूंकि कम है तो इसलिए मैं मियां सैफर रहमान साहब, मियां साहब मैंने सिर्फ पॉलिटिकल इम्प्लीमेशन कि अगर वो हुकूमत जो है उनको दबाने में कामयाब हो जाती है तो विन कर गई हुकूमत, और अगर हुकूमत नहीं होती कामयाब तो उसके फिर इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो बाकायदा इस पे एक मंसूबे के तहत काम भी कर दिए, उनको टारगेट दिए गए होते हैं कि अगर किसी को दबाना है या किसी को प्रोजेक्ट करना है तो ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाती है।
एक फिलॉसफी ये भी पाई जाती है उन सेक्शंस में कि अगर किसी को जरूरत से ज्यादा दूर रखा जाए लोगों से, उसको मेलाइन किया जाए, उसके मनफी पॉइंट्स लाए जाए। ये हुकूमत अपनी कमजोरी दिखा चुकी है जी, मैं इसने मरियम को बुलाया, मरियम अपने बंदे साथ लेके आई और उसके बाद फिर नैब को दोबारा तारीख देने की जरूरत नहीं मैं आपको यही बात इस काम को 15-20 दिन गुजर गए, आज फिर वो मैदान में कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बाकायदा इस चीज से बिल्कुल इस चीज से कतई नजर कि अवाम के अंदर उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अपने तौर पे कहते हैं इनको दूर कर लिया जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए। हालांकि मेरा ख्याल है बाज़ का ये बूम मिसफायर करता है, ये बूमरैंग करता है, यानी इसका अवाम के अंदर एक ज्यादा असर भी मजलूमियत का आ जाता है। वैसे मैं ये एक तजवीज़ देना चाह रहा था, खातून और मजलूम हो तो वो मैं आपके दोस्तों से एक तजवीज़ देना चाह रहा था कि नवाज शरीफ को सारे मसाइल का हल जो है उनको छुटकारा मिल जाए, मुशर्रफ साहब से राब्ता करें, अच्छा उनके साथ बाकायदा कोई अरेंजमेंट करें, वो बीमारी में बाहर रहने के माहिर है। अच्छा। तो वो बल्कि पूरी अदालत ही बर्खास्त करा दी उन्होंने सर, बाकी क्या रह गया। चलिए हम ब्रिगेडियर साहब को आखिर मैंने कहा इसके ऊपर सर मेरा ये सवाल था कि अगर फर्ज करें, अगर तो PMLN जो है शो तो उसने कर लिया था पिछली दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब बाहर आए थे, सज़ा सुनने के बाद अपनी बीमार बीवी को छोड़ के लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि वो वाकई बीमार थी, जिस तरह लोग अब कहते हैं कि अच्छा भला तो वो चलते फिरते हैं वहाँ पे, तो वो ये यकीन दिलाने के लिए, और फिर फौत भी हो गई वो उसी बीमारी से ही, शुक्र है किसी ने ये नहीं कह दिया खुद ही मारा था। ऐसी सूरत के अंदर अगर हुकूमत उनको दबा नहीं पाती, मैं प्योर पॉलिटिकल पे बात कर रहा हूँ, मेरिट पे बात नहीं कर रहा सर, तो ऐसी यकीनन आपके ख्याल में हुकूमत ने कोई कैलकुलेशन तो करके रखी होगी ना सर? मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब तो, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, वो तो वापस आने वाले नहीं हैं, और ये जो मर्जी सियासी बयान देते रहें कि ये वो वापस आने के लिए बेचैन है और रेस्टलेस हैं और बहुत जल्द वापस आना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो वापस आएंगे जब तक यहाँ से उनको कोई सबज झंडी नहीं दिखाई जाएगी कि हाँ ये वो वापस आके जेल नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में उनका वापस आना तो आपके ख्याल में वो वापस नहीं आएंगे? ठीक हो गया, मेरे ख्याल में वापस नहीं आएंगे वो। और यहाँ पर भी जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो बस इसी तरह से चलती रहेगी जैसे कि अभी चल रही है। ठीक जो हमें नजर आता है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक वो प्रेशर डेवलप नहीं कर सकी PTI के ऊपर, जो कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इसको करना चाहिए था, और उनके पास ठीक है अच्छे ये इश्यूज भी थे, मियां साहब की अपनी बीमारी का इशू भी वो बना सकते थे, और उनको जो अदालती से सजाएं जो हुई हैं वो भी इशूज बन सकते थे। इस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मतलब हैं या ना है, समझ नहीं आती कि कहाँ पे हैं वो, और वो भी कोई ऐसा अपना प्रेशर जनरेट नहीं कर सके, ना ही वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने कोई एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई हो इस PTI के खिलाफ। वो फजलुर रहमान साहब जो हैं वो लगे रहते हैं APC, जब APC होगी और वो क्या अचीव करती है वो भी मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डेवलप करती PTI। ये बटे हुए लोग हैं और ये सब फंसे हुए लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये अब इतना वो है कि वो इतना पॉलिटिकल एक स्टॉर्म जनरेट करें कि जो PTI की गवर्नमेंट को बाहर कर ले जाए। भट्टी साहब, भाई साहब, मसला ये है कि जब आपके पूरे ख़ानदान का हर फर्द को केस में फंसाया गया हो या उसके खिलाफ केस चल रहा हो तो फिर आप बोल नहीं सकते हैं। और दूसरी जब PTI जिस दिन सियासी जमात बनकर मैदान में उतरेगी, नहीं उस दिन मैं उसका जवाब चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मियाँ साहब क्या हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी है, क्योंकि ब्रिगेड साहब दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जी। हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी तो डेफिनेटली होगी ना कि उन्होंने आगे मकू कैसे ठापना है। जी, उनके पास डेफिनेटली होगी और होनी भी चाहिए, बात यह है। लेकिन एक बात तय है कि मियां नवाज शरीफ, आज आपने मरियम का शो देखा? जी, मियां नवाज शरीफ ऐसे ही वापस नहीं आएंगे। वो जिस वक्त वापस आएंगे तो बहुत सारे लोग जो है वापसी का रास्ता जो है ना, अच्छा, वो ऐसे ही वापस नहीं आएंगे तो वो कैसे वापस आएंगे? वो उस तरह वापस आएंगे जैसे उनको कहा जाएगा, और वो भी जो ठीक कह रहे हैं, रूट बनाया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे हैं कि इशारों के बगैर नहीं आया करते हमारे सियासतदान इशारों पे पक्के हैं। लेकिन
जब किसी फैमिली के खिलाफ इतने सारे केसेस हों तो उनको सारा देखभाल के आना चाहिए। ठीक। और ये बात मैं वसूख से तो नहीं कह सकता हतमी तौर पर, लेकिन मियां नवाज शरीफ सूनर और लेटर वापस उन्होंने आना ही आना है। जी, हमारे 2 लोगों ने कम से कम इस बात के ऊपर एग्री किया कि डेफिनेटली हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी तो होगी, लेकिन मैं इस बात के ऊपर परेशान है कि अगर हुकूमत की ये स्ट्रेटजी भी उसकी दीगर तमाम स्ट्रेटजी की तरह हुई तो फिर की होएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।